हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग ईस्ट इंडिया रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया में जितनी भी रिफॉर्म मूवमेंट चल रही थी और जो भी पर्सनालिटीज़ उनमें इन्वॉल्व थी, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर के फादर, उनके दादा, ये सारे लोग काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ थे जो कि इन रिफॉर्म मूवमेंट्स में मौजूद थे। तो यहाँ पर इन सब की बात होगी इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में बहुत एक्सटेंसिवली ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा काम ये है, इसको थोड़ा सा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और ये सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 20-20-50-50 सीरीज़ का पार्ट है ये लेक्चर। तो इसमें जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, हर साल कोई भी साल का पेपर उठा के देखो, इसमें से क्वेश्चन आए होंगे ज़रूर। तो वो टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसी वजह से हम इसको थोड़ा सा इस हिसाब से पढ़ेंगे कि जो चीज़ हुई है वो हुई है, उसमें क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राजा राम मोहन रॉय ने कुछ काम ऑलरेडी किए हैं, जैसे उन्होंने आत्मीय सभा सेटअप की थी, फिर ब्रह्मो सभा सेटअप की थी, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, अब उसमें क्या कर सकते हैं ना। तो वो चीज़ें हमें थोड़ा सा रट्टा पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना पड़ेगा कि उनके काम क्या हैं, क्या चीज़ें की हैं। तो इसको आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बंगाल रेनेसां से स्टार्ट करेंगे। तो बंगाल रेनेसां जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था कि जब भी कोई भी चीज़ एक पीरियड चलता आ रहा है उसको फिर हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं दूसरे तरीके से चलने में। तो उसको हम रेनेसां का पीरियड कहते हैं। तो एक कल्चरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक मूवमेंट थी जो कि 18th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक चली थी। अब हिस्टोरियंस ने ये जो मूवमेंट है उसका बिगनिंग ट्रेस किया था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी 1757 बैटल ऑफ प्लासी। तो उसमें क्या था, राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ बंगाल रेनेसा कंसिडर किया जाता है। राजा राम मोहन रॉय का टाइम भी यही वाला था, 1772 से लेकर के इनका टाइम था 1833 का। तो इसमें क्या होता है कि इन्हीं को ही फादर ऑफ इंडियन रेनेसा किया जाता है। इनफैक्ट मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे साइंटिफिक अप्रोच के, ह्यूमन डिग्निटी के प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना, सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करना। ये सारे काम इन्होंने किए थे, जिसकी वजह से उन्होंने इनका नाम फादर ऑफ बंगाल रेनेसा के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी इनको कहा जाता है। तो नितिश सेन गुप्ता के हिसाब से ये जो मूवमेंट है इसको हम कह सकते हैं दैट इट कैन बी सेड टू हैव एंडेड विद रविंद्रनाथ टैगोर। ये पूरी जो रेनेसा की मूवमेंट थी ये रविंद्रनाथ टैगोर के साथ ही ख़त्म हो गई थी। 2 सेंचुरीज तक ये आप कह सकते हो कि बंगाल रेनेसा ने बहुत ही रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखा था इंडियन सोसाइटी का। बहुत सारी चीज़ें आई गई थी, जैसे कि मोनोथीज्म का फेथ जो था उस पर फेथ बनाया गया कि आप आइडल वर्शिप को अगेंस्ट रखा गया। फिर कास्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसके अगेंस्ट गए। विमेन के लिए काफ़ी एम्पावरमेंट का काम किया गया, विमेन विडो री मैरिज या फिर सती का अबॉलिशन हो, ये सारी चीज़ों में काम किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ों के बारे में बात की गई है और इन्हीं सब चीज़ों ने फिर आगे कंट्रीब्यूट किया था इंडिया की एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के लिए और नेशनलिस्ट एक्टिविटी के लिए। अब बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की 1772 से लेकर 1833 में। तो इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहते हैं, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। साइंटिफिक अप्रोच इन्होंने फॉलो की थी, रैशनलिस्टिक आइडिया थे इनके, मोनोथीज्म को फॉलो किया था। और दो चीज़ें इनमें आप ध्यान रख सकते हो। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा सेटअप की थी और ये सभा जो थी मेनली इस पे काम करती थी कि मोनोथीस्टिक आइडियल्स जो थे वेदांता के उसको प्रोपेगेट करती थी। आइडोलेट्री, कास्ट की जो भी रिजिडिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट थी। और साथ में जो मीनिंगलेस एलैबोरेट रिचुअल्स चलते आ रहे थे कि कुछ भी जो प्रीस्ट अपना पैसा कमाने के लिए और अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए जो भी मीनिंगलेस रिचुअल्स करवा रहे थे उस चीज़ के अगेंस्ट ही गए थे। सोशल इल्स जो भी चल रहे थे सोसाइटी में उस चीज़ के अगेंस्ट में ये आत्मीय सभा में ये सब चीज़ें चलती आ रही थी। अब बेसिकली यहाँ पर इनका मानना क्या था, जिस भी चीज़ में रीज़न इन्वॉल्व है वो चीज़ को आप प्रायोरिटी दोगे, चाहे अगर रीज़न डिमांड भी करे, आप स्क्रिप्चर्स के भी अगेंस्ट जाना पड़े आपको आप जाओगे, क्योंकि रीज़न इन्वॉल्व है उसमें। फिर उन्होंने 1828 का टाइम होता है जब इन्होंने ब्रह्मो सभा, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज का नाम दे दिया गया था, तो ये इन्होंने फाउंड की थी। तो इसमें भी ये इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे कि एक ही जो भी एटर्नल पावर है उसी को हम पूजा करें, उसकी उसी को ही ध्यान करें।
तो जो यूनिवर्स चला रहा है, तो प्रेयर्स, मेडिटेशन, रीडिंग होनी चाहिए उपनिषद की, वेदास की, ये सब चीज़ों को मिलाकर इन्होंने बात की थी कि कोई भी इमेज या कोई स्टैचू या स्कल्पचर की पूजा ना करें हम, बल्कि हम प्रेयर से, मेडिटेशन से, रीडिंग से हम एक जो भी प्रिजर्वर है यूनिवर्स के, उनका हम ध्यान करें। आइडोलेटरी, मीनिंगलेस रिचुअल्स वगैरह इसका फ़ायदा नहीं है, इसको ध्यान ना करें। हिंदुज़म को प्योरिफिकेशन पे काम किया था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ की यहाँ पर बात हुई है। फिर सती अबॉलिश किया था, तो ये सारी चीज़ें काम किया था, ठीक है। और इनको अकबर सेकंड के द्वारा राजा का भी टाइटल इनको दिया गया था। और बाकी पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, रिलीजन ऐसी फील्ड में इन्होंने काफ़ी काम किया था। 2004 में राजा राम मोहन रॉय को टॉप 10 इन बीबीसीज पोल में रैंक किया गया था ग्रेटेस्ट बंगाली ऑफ ऑल टाइम की तरह। बहुत सारी बुक्स थी, ये आप यहाँ से इनकी बुक्स देख सकते हो कि कौन कौन सी इन्होंने बुक्स लिखी थी। जैसे वेदास को ट्रांसलेट किया था, 5 उपनिषद को इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया था, बंगाली लैंग्वेज को इन्होंने एनरिच किया था। तो ये आप पढ़ सकते हो। गिफ्ट टू मोनोथीज 1809 की बुक है ये, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। सोशल रिफॉर्म्स बहुत सारे किए थे। एंटी सती स्ट्रगल किया था 1818 का, और 1829 में ये सती जो है वो क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर हिंदू कॉलेज सेटअप किया था 1817 ने डेविड हेयर्स में, तो उनके एफर्ट्स में भी इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। फिर उनका जो अपना इंग्लिश स्कूल था उसमें उन्होंने मैकेनिक्स और वॉल्टेयर की फ़िलासफ़ी पढ़ाई थी। और वेदांता कॉलेज 1825 में उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था। इंडियन वेस्टर्न लर्निंग दोनों को मिला के पढ़ाते थे। टैक्सेस को अबॉलिश किया, टैक्स फ्री लैंड पे, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया था। फिर इन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग राइट्स थे उसको अबॉलिश करने पर डिमांड किया था। सुपीरियर सर्विसेज को इंडियनाइज करने के बारे में बात किया था, क्योंकि हमें तो सुपीरियर सर्विसेज में जाने ही नहीं देते थे ये लोग, ब्रिटिशर्स। तो इस वजह से इसको इंडियनाइज करने के बारे में और बात किया था कि ऊपर वाली सर्विसेज, सुपीरियर सर्विसेज में हमें भी हिस्सा मिले। और एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करने की बात की थी। फिर नेशंस को और जोड़ने की बात की थी। तो उन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशंस को सपोर्ट किया था, नेपल्स, स्पेनिश अमेरिका जैसे कि, और आयरलैंड के ऑपरेशन को कंडेम किया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। तो उनके एसोसिएट्स कौन कौन से थे? डेविड हेयर थे, अलेक्जेंडर डफ थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देव एंड ताराचंद चक्रवर्ती। इनके आप नाम याद रख सकते हो। आत्मीय सभा फिर 1814 में ये इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि राजा राम मोहन रॉय इसमें भी पार्ट थे। तो यहाँ पर क्या था कि एक फ़िलोसफिकल डिस्कशन सर्कल था जो कि डिबेट डिस्कशंस करता था फ़िलोसफिकल टॉपिक्स पर। फ्री कलेक्टिव थिंकिंग, सोशल रिफॉर्म जैसी चीज़ों पे ये काम करते थे। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, तो इसमें कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर भी नहीं था। मैंने आपको बताया कि इनकी चीज़ों पे काम होते थे, वही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। मोनोथिस्टिक आइडियल्स थे वेदांता के, उसी को ही मेंशन किया गया। बेसिकली जहाँ जहाँ रीज़न इन्वॉल्व है वही सेम चीज़ों पे यहाँ पर काम किया है, ठीक है। अब मोनोथीज्म जो है वो 2 पिलर्स पे काम करते हैं, एक रीज़न पे और एक वेदास और उपनिषद्स। जो मैंने आपको सेम बताया कि वेदांता रीज़न पर बेस्ड है, वेदास उपनिषद्स को हम लोग पढ़ेंगे, और आइडल वर्शिप को हम अगेंस्ट जाते हैं। नोटेबल पर्सनालिटीज़ कौन कौन है यहाँ पर आप देख सकते हो। द्वारकानाथ टैगोर है, प्रसन्न कुमार टैगोर है, जो भी नोटेबल पर्सनालिटीज़ है वो आप ध्यान रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी कहते हैं हाउस ऑफ टैगोर्स। मतलब कि क्या होता है कि टैगोर्स जो थे वो बंगाल के ठाकुर थे। तो यहाँ पर क्या है कि काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ इस ठाकुरबाड़ी में से निकल के आई थी। तो टैगोर फैमिली जो है वो जोरासांको के में पॉपुलरली इनको जोरासांको ठाकुरबाड़ी भी कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न कोलकाता में। तो इसको एक कैंपस के तौर पे फिर बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में। तो टैगोर फैमिली जो है वो उनकी 300 साल की हिस्ट्री चल रही है, और इसमें बहुत लीडिंग फैमिलीज़ आती हैं कैलकाटा की, और इनका बंगाल रेनेसां में काफ़ी अच्छा खासा रोल रहा था। तो ये फैमिली ने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ प्रोड्यूस किए थे जो कि बिजनेस, सोशल, रिलीजियस, रिफॉर्मेशन, लिटरेचर, आर्ट, म्यूज़िक जैसे एरियाज़ में काफ़ी काम किया था इन्होंने। तो पहले है द्वारकानाथ टैगोर, जो जिनका टाइम होता है 1794 से लेकर के 1846 का। तो ये पहले ऐसे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट में से हैं जिन्होंने ब्रिटिश पार्टनर्स के साथ एक एंटरप्राइज फॉर्म किया था, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर भी रहे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जिनका टाइम होता है 1817 से लेकर के 1905 तक का। तो ये द्वारकानाथ टैगोर के बेटे हैं, मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर के दादा हैं ये। तो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर हैं महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इनके 14 बच्चे थे, जिनमें से एक है रविंद्रनाथ टैगोर जो कि नोबेल प्राइज़
विनिंग पोइट है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो टैगोर फैमिली में ही पैदा हुए थे। इन्होंने बेसिकली काम क्या किया था कि ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न थॉट दोनों को मिला करके काम किया था, और नोटेबली दो चीज़ों पर इन्होंने फोकस करके काम किया था। हिंदुज़म में तो ब्रह्मो समाज को एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की तरह प्रोपेगेट किया था, और हिंदुज़म के बाहर इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अपोज किया था। बाकी विडो री मैरिज, वुमेन एजुकेशन, पॉलीगैमी को अबॉलिश करना, इन सब चीज़ों को सपोर्ट किया था। मतलब कि एक ही आदमी की बहुत सारी बीवियाँ हो रही हैं, ये सब चीज़ों को इन्होंने अपोज किया था, और विडो री मैरिज, वुमेन एजुकेशन को इन्होंने सपोर्ट किया था। ब्रह्मो समाज इन्होंने 1842 में ज्वाइन किया था, और ब्रह्मो रिलीजन 1848 में फाउंड किया था। फिर उसको हम ब्रह्मोइज़म कहते हैं। फिर बहुत ऐसे पूजा पर्वनदी को उन्होंने स्टॉप किया था, और फेस्टिवल्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे मग उत्सव, न्यू ईयर, दीक्षा दिन वगैरह। ठीक है। अब एक आश्रम है जो कि आज के टाइम पे इसको शांति निकेतन जो आश्रम कहते हैं। तो ये क्या किया था इन्होंने, एक लैंड खरीदी थी भूबंदगा इन बीरभूम में। ठीक है। तो इस लैंड को कहते हैं भूबंदगा, और इसमें क्या है, इसको इसको इन्होंने आश्रम में कन्वर्ट कर दिया था। तो एक आश्रम की तरह इस्टेब्लिश किया था। इसी आश्रम को आज के टाइम में हम शांति निकेतन कहते हैं। तो 1867 में इन्होंने ये लैंड खरीदी थी। तो बेथ्यून सोसाइटी के भी ये फाउंडर रहे हैं। हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका टाइम होता है 1861 से लेकर के 1941 का। तो इनको हम कहते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, FRAS। ठीक है। FRAS क्या होता है, पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि FRAS क्या है। तो बेसिकली FRAS बेसिकली एक क्या, इसका फुल फॉर्म ये है, फेलोज़ ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में इन्वेस्टिगेट किया होता है जो कि साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स को एशिया से रिलेट करके उसको इनकरेज करता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को इन्होंने इनकरेज किया होता है, इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया होता है। तो उनको हम कहते हैं, मतलब काफ़ी काम किया होता है इन सब्जेक्ट्स में, इनको हम कहते हैं फेलोज़ ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। और ये काउंसिल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और इनको क्या होता है कि ये अपने नाम के आगे ना ये FRAS लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर FRAS, ऐसे ही राजा राम मोहन रॉय FRAS। तो ये अपने नाम के आगे FRAS लगा के यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम के आगे FRAS लगा के बात कर रहे हैं। तो एक बंगाली पॉलीमैथ है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं इनको। पोएट भी थे, राइटर भी थे, प्ले राइट, म्यूज़िक कंपोजर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर, पेंटर, बहुत सारी चीज़ें थे। इनको बार्ड ऑफ बंगाल का भी कहा जाता था, और बहुत सारे निकनेम्स इनको दिए गए थे। गुरुदेव, कोबी गुरु, विश्व कोबी जी, ये सब चीज़ों से ऐसे बुलाते थे इनको। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के भी फेलो थे ये, और इन्होंने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जाके काम किया था, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस लेने के लिए काम किया था, और बंगाल रेनेसां के ये एक्सपोनेंट थे। इन्होंने ही मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था 1950 में, और बंगाल में इनकी बर्थ एनिवर्सरी को 25 बैसाख के तौर पर मनाते हैं। इन 1950 में इनको नाइटहुड का टाइटल मिला था, मतलब कि इन्होंने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया 1950 में, और इनको खुद भी 1950 में नाइटहुड का टाइटल मिला था बाय ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5। फिर 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना ये नाइटहुड वाला जो टाइटल है उसको त्याग दिया था। बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्होंने किए हैं बंगाली लिटरेचर, म्यूज़िक के तौर पे, इंडियन आर्ट में। ठीक है। तो विद कंटेक्चुअल मॉडर्निज्म। ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें और की हैं इन्होंने, जैसे कि गीतांजलि के लिए पोएट्री इन्होंने लिखी थी, और नोबल प्राइज़ इनको मिला था उसी सेम चीज़ के लिए। तो वही सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उनके क्या, कि कौन कौन से सॉन्ग्स उन्होंने लिखे थे। उनके सॉन्ग्स और म्यूज़िक को रविंद्र संगीत कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की है। अब इसमें क्या मैं बता दूँ आपको, क्या पढ़ा दूँ, इसमें रटने वाली चीज़ है। नेशनल एंथम में उन्होंने किया, जैसे इंडिया का जनगण मन उन्होंने बनाया, फिर बांग्लादेश का अमार शोनार बांग्ला उन्होंने बनाया, श्रीलंका नेशनल एंथम जो है वो उनके वर्क से इंस्पायर्ड है। तो यही है कि उनके जो कॉम्पोजिशन है, दो नेशंस ने उनके नेशनल एंथम अपने पास लिए हैं, इंडिया बांग्लादेश में। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में इस्टेब्लिश की थी, जो कि एक कन्वेंशनल एजुकेशन को चैलेंज करती थी। ये यूनिवर्सिटी में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, बंगाली आर्ट को मॉडर्नाइज़ किया था,
कि जो भी रिजिड क्लासिकल फॉर्म्स चल रही थी उसको सबको रिजेक्ट किया था इन्होंने, और उस बंगाली आर्ट को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने के बारे में बात किया था, जैसे कि नॉवल, स्टोरी, सॉन्ग्स, डांस, ड्रामाज उनके जो थे, एसेज थे, वो पॉलिटिकल और पर्सनल टॉपिक्स पर भी बात करते थे। ठीक है, जो रेजिस्टिंग लिंग्विस्टिक्स स्क्रिप्चर्स थे उन सबको इन्होंने डिस्कार्ड किया था। फिर बहुत सारी इनके फेमस वर्क्स हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, गीतांजलि, गोरा, घरे बेर, और भी बहुत सारे वर्क्स हैं इनके। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। अब इनके बहुत सारे फेमस कोट्स भी हैं, वो भी यहाँ पर मेंशन है, जैसे फैक्ट्स आर मेनी बट द ट्रूथ इज़ वन, यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द सी। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड यहाँ ये भी आप पढ़ सकते हो, ऑल्दो ये आप बस पढ़ के जा सकते हो अपने खुद के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है, ऑल्दो मतलब यूपीएससी अगर पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज़ एक चीज़ है कि यहाँ पर इसमें रटने वाली ही चीज़ है प्रॉपर। अब मैं इसमें पढ़ाने वाली तो कुछ नहीं है, क्या कर लें अब, ये फैक्ट एक फेमस कोट है तो है, उन्होंने बोला है तो बोला है ना, उसमें क्या कर सकते हैं। तो उस चीज़ को अगर आप कुछ इसमें ट्रिक्स एंड कुछ यूज़ करके करना चाहते हो इसको, या तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसा कुछ है नहीं इसमें पढ़ाने वाला एज सच। ठीक है, तो FRAS हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो सभा में मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि ब्रह्मो समाज में क्या क्या काम हुए थे, किस चीज़ पे काम किया था, कि मतलब मोनोथीज़म को प्रमोट करना, और जो उपनिषद्स थे, वेदास थे, उनको साथ में लेके काम करना, कि एक ही यूनिवर्स के, एक प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स को हम प्रेयर मेडिटेशन से, ध्यान से बेसिकली करेंगे, ना कि कोई आइडल वर्शिप से या फिर कोई पिक्चर पोर्ट्रेट उनका लगा के, इस सारी चीज़ों से हम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, और बाकी की सोशल इविल्स थी जितनी भी सोसाइटी की, उन सबको ये उनके अगेंस्ट जाते थे। तो ब्रह्मो समाज में यही काम होते थे। ये कैलकाटा में स्टार्ट हुई थी 1828 में, राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर ने इसको स्टार्ट किया था। और जितने भी कस्टम्स चल रहे थे, मेनली कुलिन प्रैक्टिसेस इनको कहते थे, तो उस टाइम के जितने भी कस्टम्स चल रहे थे उनको रिफॉर्म करने के ऊपर इन्होंने काम किया था। बंगाल रेनेसा स्टार्ट हुई थी इससे 19th सेंचुरी में, जिसमें सारी रिलीजियस, सोशल, एजुकेशनल एडवांस जो थी बंगाल कम्युनिटी की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बंगाल रेनेसां से स्टार्ट हो गई थी। तो वही सेम चीज़ों के बारे में यहाँ पर सब में लिखा हुआ है, और कुछ भी नया नहीं है। बस ये है कि ब्रह्मो समाज से ब्रह्मोइज़म निकल के आता है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन्स में से आता है। तो ब्रह्मोइज़म जो है वो, जो नया इन्होंने रिफॉर्म्ड स्पिरिचुअल हिंदुइज़्म निकाला था, उसी के ही आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है ब्रह्मोइज़्म। तो ये फाउंडेशन बनाता है ये सारी रिफॉर्म्ड स्पिरिचुअल हिंदुइज़्म को, और इसमें कुछ जूडो इस्लामिक फेथ एंड प्रैक्टिसेस के भी कुछ वाइटल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरी मूवमेंट है ब्रह्मो समाज की। कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ इससे एसोसिएटेड थी, वो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, आप थोड़ा सा देख सकते हो। राजा राम मोहन रॉय है, और दिस वॉज अपोज्ड बाय राजा राधाकांत देव धर्मा सभा, जिन्होंने ब्रह्मो समाज को काउंटर किया था। तो राजा राधाकांत देव ने धर्म सभा स्टार्ट की थी, और ये इसमें ब्रह्मो सभा में मानते नहीं थे, तो इसको अपोज करते थे और काउंटर करते थे। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, तो उन्होंने तो एक नई जिंदगी, एक न्यू लाइफ दी थी ब्रह्मो सभा समाज को। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी, वो आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे डरोजियंस थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अश्विनी कुमार दत्त, तो ये सब थे। फिर केशव चंद्र सेन थे, इनको जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर उसमें ऑलरेडी ब्रह्मो समाज में काम कर रहे थे, तो उन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य बनाया था इसमें 1958 में। और इन्होंने बंगाल के बाहर फिर ये मूवमेंट ले गए थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो उन्होंने प्रोपोगेट किया था बंगाल के बाहर भी इस मूवमेंट को। देवेंद्रनाथ ने अपने आइडियाज़ जो थे वो, उनको लगता था कि आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा रेडिकल हैं उनके आइडियाज़, और जैसे कि सारी रिलीजन से उठा कर के टीचिंग्स लेना, या फिर कास्ट सिस्टम पे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे उनके कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, कि आपने हायरार्की क्यों बना रखी है, या कास्ट सिस्टम में सेग्रीगेशन क्यों कर रखा है। और ये इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए भी काफ़ी ओपन थे, ओपनली सपोर्ट किया था। और आप सोच सकते हो कि आज के टाइम पे भी लोग इंटरकास्ट मैरिज सपोर्ट नहीं करते, तो उस टाइम पर आप सोचो कि अगर ऐसी चीज़ों को सपोर्ट मिल रहा था तो कितना ज़्यादा इनको क्रिटिसिज्म मिला होगा, या देवेंद्रनाथ टैगोर को कितना ज़्यादा इनके आइडिया जो थे वो रेडिकल माने गए होंगे। तो एक एक्सट्रीम व्यू में चले जाते हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट निकल के आता है उस टाइम के हिसाब से। आप देखो कितना पुराना टाइम था। तो फिर 1865 में उनको आचार्य के ऑफिस से डिसमिस कर दिया जाता है।
फिर उसके बाद आता है ब्रह्मो समाज में स्प्लिट आता है। तो केशव चंद्र सेन और उनके फॉलोअर जो थे उन्होंने फाउंड किया था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में, और देवेंद्र नाथ टैगोर के जो समाज था उसको हम कहने लगे थे आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, 1878 में जो केशव चंद्र सेन की जो डॉटर थी उन्होंने एक हिंदू महाराज ऑफ कूच बिहार से शादी की थी, और उसके बाद एक और स्प्लिट आया था केशव चंद्र सेन के ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चीज़ में स्प्लिट करते हैं, ब्रह्मो समाज में हम स्प्लिट करते हैं और दो बनाते हैं, एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो कि केशव चंद्र सेन देख रहे थे, और एक बनाते हैं आदि ब्रह्मो समाज जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर देख रहे थे। अब यहाँ पर इनकी बेटी की शादी हुई और उसमें एक और स्प्लिट आ गया। ठीक है, तो अब बेसिकली वीक कौन सा हुआ, जो केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था वो थोड़ा सा वीक पड़ गया। तो 1878 के बाद जितने भी केशव चंद्र सेन के फॉलोअर्स थे उन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज सेटअप कर दिया, और जो कि आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव, उमेश चंद्र दत्त इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर द ब्रह्मो डॉक्ट्रिन्स कौन से थे, तो ऐसी कम्युनिटी जो कि ब्राह्मण को वर्शिप करती है द हाईएस्ट रियलिटी, और ये कास्ट क्रीड रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, कहती है कि एक ही भगवान है और जो कि यूनिवर्स के प्रिजर्वर हैं। और समाज ने इसमें बहुत सारे डॉगमा सुपरस्टिशंस को भी अटैक किया था। ये सुपरस्टिशन में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, जब तक उस चीज़ में रीज़न इन्वॉल्व नहीं है तब तक ये लोग उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे। और जो डिवाइन अवतार्स हैं, इनकारनेशंस हो जाते हैं किसी का, अभी ये इनकारनेट हो गया, ठीक है, तो ये अवतारों में ये बिलीव नहीं करते थे, उनमें फेथ भी इन्होंने डिस्कार्ड किया था। एक सुप्रीम बीइंग में इनका फेथ था, वही सेम चीज़ जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, रीज़न, ट्रूथ, मोरालिटी इन सब चीज़ों पर काम करते थे। कर्मा का डॉक्ट्रीन हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों पे इन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में, तो वो आप देख सकते हो कि कर्मा पे अगर बात करी जाए, या फिर ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल के अभी मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर इन्होंने बात नहीं की थी। वो ये कहते थे कि ये तो सब इंडिविजुअल्स का अपना अपना बिलीव है, वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। सती को इन्होंने कंडेम किया था, फिर बाद में इनके एफर्ट से, राजा राम मोहन रॉय के भी एफर्ट से बाद में सती जो है वो क्राइम बन गया था। और इन्होंने पर्दा सिस्टम को भी अबॉलिश करने पर काफ़ी काम किया था। चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज किया था, और एक आदमी की पॉलीगामी, जो बहुत सारी बीवियाँ रखते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्करेज किया था। विडो रीमैरिज पे इन्होंने काफ़ी काम किया था। दयाल सिंह कॉलेज जो है वो लाहौर में ओपन किया था इन्होंने 1910 में, ताकि ब्रह्मो आइडियाज़ को और इम्प्लांट किया जाए। ठीक है, तो अभी तक इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तत्वबोधिनी सभा, और जो ईस्ट इंडिया की जितनी भी मूवमेंट चली हैं वो और पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है मूवमेंट्स, हालांकि रटने वाली हैं बट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, तो इसलिए छोड़ना नहीं है इसको। दिस आर वेबसाइट synopsisias.com। यहाँ पर फ्रंट पेज पे आपको 2020-50 सीरीज़ मिल जाएगा। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। जो लोग परचेज़ कर रहे हैं ठीक है, जो परचेज़ नहीं कर रहे हैं वो यहाँ से टॉपिक लिस्ट देख सकते हैं। तो ये पूरी टॉपिक लिस्ट है, ये आप खुद से प्रिपेयर करके जा सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, जैसे अगर कुछ लोग अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके पास टाइम है, वो खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो काफ़ी मार्क्स का एज मिलता है इससे, क्योंकि रिपीटेड टॉपिक्स हैं, हर साल प्री में पूछा जाता है ये टॉपिक्स में से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।